नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज जी। डॉक्टर शाहनवाज ये कल्चर अकेडमी, जे.एंड.के कल्चर अकेडमी में एडिटर हैं और कल्चरल ऑफिसर भी हैं। साहित्य के ऊपर इनका बहुत ही योगदान है। आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हम इनसे साहित्य के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बैठी हैं, लेकिन अभी तक उनके जवाब हमारे सामने नहीं आए हैं। हम इनसे आज जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब हम साहित्य की, कल्चर की बात करते हैं, हम हमेशा पीछे देखते हैं। पीछे हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करते हैं। सही। कितने अच्छे साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने ये लिखा, वो लिखा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अब युग आगे बढ़ रहा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली साहित्यकार की क्या भूमिका है और साहित्य कहाँ है? बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया जनाब। पहले तो मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में दावत दी और उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल फूले फले और बढ़े। आपने बड़ा ही प्यारा सवाल किया। बेसिकली जो हमारा साहित्य है, जो हमारा अदब है, लिटरेचर है, ये तो इसका माजी जो है, इसका पास्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। बड़े बड़े अदीब हमारे हर एक ज़बान में रहे हैं। मैं ख़ासकर जम्मू की अगर बात करूँ तो यहाँ डोगरी का एक बड़ा रिच रहा है सिलसिला सारा। जहाँ वेदपाल दीप हुए हैं, यहाँ रामनाथ शास्त्री हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े एक से बढ़कर एक जो है किशन समैलपुरी साहब, और बड़ी दुनिया हुई है। आज की डेट में भी हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र गौतमपुरी साहब हैं, प्रोफेसर जो हैं वो अपने क्या नाम है उनका, यूनिवर्सिटी वाले, वो बहुत कि जो हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो अदब है, इन लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट किया है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस ज़माने में लिटरेचर को संभालने के लिए हम अपनी नई नस्ल को इसके साथ जोड़ें। हमारा साहित्य, हमारा लिटरेचर तभी बचेगा जब नए लोग, लिखने वाले भी और ख़ासकर जिनके लिए हम लिख रहे हैं, वो अगर हमारे साहित्य के साथ, हमारे अदब के साथ जुड़ पाएंगे। और उसको जुड़ना, उन बच्चों का आना, नए लोगों का आना हमारे वक्त की भी अहम ज़रूरत है और हमारे लिटरेचर की भी ज़रूरत है। ज़बान कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, सकाफ़त कोई भी हो, वो सबसे पहली बात ये है कि उस ज़बान के वो लोग उसको बचाते हैं, जो लोग उसमें लिखते हैं, जो लोग उसमें सोचते हैं। तो ज़रूरी इस बात की है कि अगर हमने अपनी ज़बान, अपना कल्चर और अपना जो भी है, ये अगर हमने छोड़ दिया और हम दूसरा कल्चर अगर अपनाएंगे, ये बात तो सही है कि हम कुछ देर तक एडवांस लगेंगे या एडवांस मालूम होंगे, लेकिन उससे एडवांस नहीं होता है। एडवांस इस चीज़ में होता है कि हम अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को साथ लेकर चलें। मैं जो देखता हूँ कि हमारा जो माजी है, हमारा पास्ट है, हमारी ज़बानों का बहुत रिच रहा है, हमारी तारीख़ें हैं, हमारे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। और आने वाले वक्त के लिए जो एक बहुत बड़ा एक सिलसिला जो लगता है, जिसकी कुछ कमी महसूस करता हूँ मैं, वो ये है कि हमारे नई नस्ल जो है वो हमारे लिटरेचर के साथ जुड़नी चाहिए। और वो इक्का दुक्का नहीं, बल्कि एक बड़ा चंक जो है हर ज़बान का, वो जो है आगे आना चाहिए। शायरी की फील्ड में, सहाफ़त की फील्ड में, अच्छा उसके बाद जो राइटिंग में क्रिटिसिज्म्स है उसकी फील्ड में, ड्रामा लिखने की फील्ड में, शॉर्ट स्टोरीज़ की फील्ड में, ताकि जो नया डायलॉग है, आज का जो असली टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो हमारे लोग लिखने वाले हों, जब सामने आएंगे तो ज़बानें और कल्चर जो है किसी भी कौम का, किसी भी कबीले का, उसको कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब, आपने चूँकि मैं जो सवाल पूछना चाहता था जी जी, वो आपने मुझसे पूछने से पहले ही उस पर काफ़ी अंश जो है वो बता दी। काफ़ी कुछ जितने भी आपने नाम लिए, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो पास्ट था, माजी था, बहुत ही अच्छा कल्चर रहा जम्मू कश्मीर का। जितने भी आपने नाम लिए, इस वक्त भी अगर लास्ट जो आपने उधमपुरी जी का लिया, वही का, तो हम यही समझते हैं कि वो भी पिछले युग के साथ जुड़े हुए थे, बहुत जुड़े। और आपने जिस तरह कहा कि इस वक्त ज़रूरत है एक मेजर चंक को सामने आने की, क्यों नहीं आ रहा, उन्हें किस तरह से सामने लाया जाए? पहली बात तो ये है कि हालात और वक्त हमारा इस कदर बदल चुका है। ये एक फेनोमेना है, इसको चेंज हुए, क्योंकि
جناب میں آپ کو ایک بڑی بات مزے کی بتاؤں کہ کسی زمانے میں سنسکرت بڑی زبان تھی. جی سنسکرت اگر آپ اتہاس دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے تو وہ 5,000 سال سے بھی پرانی ہے. ہوا کیا کہ سنسکرت زبان ہوگی یا اس کے ساتھ میں عربی زبان کو لے لیں، فارسی لے لیں، یہ وہ زبانیں ہیں کہ جنہوں نے راج کیا ہے. اور جب حالات نے ٹر لیا، وقت بدلے، اس قدرتی ماحول نے، ایک ہی ہوتا ہے کہ جب قومیں بدلتی ہیں، جب زمانے بدلتے ہیں تو اس وقت جو کلچر کے ساتھ زبانوں میں بھی انقلاب آتا ہے، وہ زبانیں بھی بدلتی ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو سنسکرت میں لکھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. مل جائیں گے آپ کو، ایسی بات نہیں، شعبے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سنسکرت ہے کہاں؟ آپ کو اس کا ایڈریس ڈھونڈنا پڑے گا کہ کدھر ہے. اکا دکا لوگ ملیں گے. یہ ایک سب سے پہلے یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسری صورت یہ ہے کہ نئی نسل کا جو ان کی پریارٹی ہے، جو ان کا سوچنا ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ حالات میں اس قدر مدغم ہو چکے ہیں کہ اگر انہیں بلایا بھی جائے کہ آپ آئیے، بیٹھیے یہاں ہمارے جموں کشمیر میں ہماری یونین ڈائریکٹری کے اندر جو ایک واحد ادارہ ہے آج کی ڈیٹ میں جو ان چیزوں پر کام کرتا ہے، وہ جے کلچرل اکیڈمی. میں اکیڈمی کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکیڈمی جب کبھی مشاعرہ کرتی ہے اس میں 30-40 لوگوں کو سمانے کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک بار ہم اتنے لوگ بلا سکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں اس میں ینگس کو بلایا جائے، بڈنگس کو بلایا جائے، ان کو پلیٹ فارم دیا جائے. لیکن ان کی جو پریارٹی ہوتی ہے بہت، مطلب اگر کوئی آدمی لکھتا ہی نہیں تو آپ لائیں گے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے وقت کا بدلاؤ ہے، ہماری صدی کا شفٹ ہے، جنریشن شفٹ ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی کے بس میں نہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے کہا کہ وہ بڑی زبانیں جو تھیں آج ان کا ایڈریس نہیں ملتا. آج فارسی کہاں ہے؟ اس زمانے میں فارسی یہاں کی لینگویج تھی. مہاراجہ کے زمانے میں فارسی زبان پڑھی اور اس کا سارا کارسپونڈنس جو فارسی میں ہوتا تھا. چٹھیاں فارسی میں، آج بھی ہمارا آرکائیول آپ دیکھ لیں تو بھرا پڑا ہے. تو ساری کارسپونڈنس پرشین زبان، اس سے پہلے سنسکرت میں، پھر عربی میں کبھی ہوا. لنڈے زبان ہوتی ہے، وہ نام ہی نہیں رہا. انٹرنیشنل لینگویجز تھیں، آج وہ سمٹ کر اپنی کنٹری میں بھی کم رہ گئی ہیں، وہاں بھی انگریزی کا چلن ہو گیا ہے. ہوا یہ کہ جو زبانیں مارکیٹ کی بن جاتی ہیں، جو زبانیں اقتصادیات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، پیسے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، وہ زبانیں جو ہیں وہ آڈینس کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں. لوگ ان کے اندر دیکھو جتنی پروڈکٹ مارکیٹ ہے آج کی، آپ سب کیا سوائے انگریزی کسی اور زبان میں آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں غلطی کس کی ہے، کہاں ہے ڈھونڈیں گے ہم؟ آپ جاپان کی بات کرو، آپ رشیا کی بات کرو، چائنا کی بات کرو، کر سکتے ہیں. وہاں انہوں نے اپنی زبان نہیں بدلی ہے، وہاں ان کی بھاشا وہی رہی ہے. کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ڈوگری بولنے میں، ہمیں شرم آتی ہے گوجری بولنے میں. صحیح بات. ہماری ریاست جو ہے 3 خطوں میں تھی، بالکل ہے. اب یونین ٹیریٹری بن گئی 2 الگ الگ. جو ان کی لداخی تھی، لداخ نے اپنی زبان کو رکھا. جہاں تک کشمیریت کا سوال تھا، کشمیر کا سوال تھا، کشمیر نے بھی اپنی زبان کشمیریت کو بڑھاوا دیتے رہے. رہی بات جموں کی، جموں میں ہماری جو زبانیں تھی، جو کہ سٹی آف مائیگرنٹس تھا، ہر طرح کے یہاں آدمی آتے رہے، ہر طرح کی آوازیں آتی رہی، ہر طرح کی زبان یہاں پہ آئی، ہر طرح کی بھاشا یہاں پہ ہوئی. اس کی وجہ سے رہے ہم پیچھے، یا ہماری سرکاروں میں بھی یہ کمی رہی، یا ہمارے اسکولوں اور مدرسوں میں وہ کمی رہی کہ ہم اپنی زبان کو آگے نہیں بڑھا پائے. پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے بتایا، جیسے آپ نے جاپان، رشیا اور چائنا کی بات کی، یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے، بہت مجھے خوشی ہوئی، آپ نے بڑی ویژن کی بات کی ہے. ان کنٹریز نے جو لینگویجز کے ساتھ جو طریقہ کار کیا ہے وہ کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوا ہے. چائنا نے چائنیز زبان کو مارکیٹ کی زبان بنا دیا. کوئی بھی پروڈکٹ چھوٹا ہو اس پہ چائنیز زبان میں لکھا ہوتا ہے. ان لوگوں کو کمپلیکس نہیں ہوتا اپنی زبان کو بڑھانے میں. ایسی رشین لینگویج ہے، ایسی جاپانیز ہے. تو ان زبانوں کے جو ملک تھے، ان ملکوں نے کیا کیا کہ ان زبانوں کو مارکیٹ کے ساتھ جوڑا، پیسے کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بہت ضروری ہے، یہ بڑی اچھی بات، یہ بڑی ضروری ہے. جب زبان مارکیٹ کی زبان بن جائے، خالی مشاعرے نہیں بچا سکتے جی، خالی سیمینار نہیں بچا سکتے. وہ ہو گیا اوکیجنل گیٹ ٹوگیدر کہ آپ کے وبھاگ ہیں، آپ کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، گورنمنٹ نے انہیں اسائن کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، تو وہ جتنی کیپیسٹی ہوگی، جو کنٹینیوٹی بنے گی اس پہ کریں گے. لیکن لینگویجز کو بچانا جو ہے یہ ملکوں کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی سپورٹ تو گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے لینگویج کو بچانے کی. گورنمنٹ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو بچانا کیسے. ملک بچاتے ہیں زبانوں کو، پھر اس کے بعد کیونکہ ڈائریکشن دینی پڑتی ہے. ڈائریکشن سینٹر تو گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ اگر زبان کو بچائے گی تو گورنمنٹ اس طرح کے حالات کریٹ کرتی ہے کہ تاکہ زبانیں سروائیو کریں. دوسری ذمہ داری پبلکس پہ ہے.
पब्लिक का ये है कि और पब्लिक के अंदर भी जो ज़बान बोलने वाले, जैसे डोगरी ज़बान की मैं बात करूँ, डोगरी ज़बान हमारा एक डोगर देश है, डोगरी ज़बान बड़ी ज़बान है, कश्मीरी के बाद वो बहाल से उस तरफ है, यहाँ सबसे बड़ी ज़बान जो है वो डोगरी लैंग्वेज है, कोई इसमें शक नहीं। डोगरी लैंग्वेज के अंदर कॉलेज में भी लगी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में शोबे खुल चुके हैं और ये सारी चीज़ें हो रही चल रही है, लेकिन ये है सवाल ये है कि नया तबका क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, रीज़न ये है, और हमें ये डिस्कवरी करनी है, हमें इस बात पर सोचना है, सोचना नहीं बल्कि रीथिंक करना है, बार बार सोचना है कि हमारी नई नस्ल जो है वो लैंग्वेज के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही। मतलब रीज़न क्या है कि सबसे बेहतरीन हमारी सकाफत, डोगरा सकाफत जो है, हमारा जो वैलोर है, हमारा जो शाही है, हमारा जो कमाल, में लद्दाख में भी गया था, मैंने वहाँ वो फोर्ट देखा उस महाराजा का, और जब लड़ाई हुई हो तो वो जो सिलसिला बनाया गया वो किले का, वो किला आज भी है वहाँ पे। तो हमारी एक बड़ी रिच किस्म की सकाफत है, एक रिच कल्चर है। तो इस कल्चर का सबसे मेरे नज़दीक आज की डेट में जो बैकड्रॉ है, वो सबसे ख़तरनाक मामला जो है वो ये है कि हम कमिंग जनरेशन जो है हमारे दरमियान ना कुछ मिस कर रहा है, हम उन लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं नए राइटर के साथ। और दूसरा पुराना राइटर भी जो हमारा आज का थोड़ा सा पहले हैद का राइटर है, उसका जो एक सिलसिला है वो भी अपडेटेड नहीं है। हम तारीख में जी रहे हैं, हमें नए दौर में भी जीना होगा। ये सदी शिफ्ट है, जब जनरेशन शिफ्ट हो जाए, सेंचुरी शिफ्ट हो जाए, तो तरीक़ेकार बदल जाते हैं। ये मार्केट आज वो मार्केट नहीं है जो 1920 में मार्केट थी, यहाँ 1920 में थी। आज तो मार्केट आपको 2020 की मार्केट देखनी है, ये तो 100 साल का फ़र्क है। तो इस फ़र्क के साथ नई नस्ल पैदा होगी। तो जो डेकेड्स आए हैं बीच में, बहुत सारे शिफ्ट हो गए जनाब, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लैंग्वेज के खुद लोग जो जानकार हैं, ये राइटर्स को पहले तौर पर मिल बैठना होगा और इंटेलेक्चुअल लोगों को मिल बैठ के गवर्नमेंट को एक आइडिया देना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे ये किया जाए कि युवा राइटर एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और राइटर में भी हर राइटर तो तूफान का नहीं होता। बिल्कुल। जो एक्सट्रीम किस्म के इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंशिया, उनको बैठना चाहिए और गवर्नमेंट को एक रोड मैप देना चाहिए कि जनाब इस तरफ से चलें और ज़बान को बचाने का तरीका ये है। इससे हमारी कल्चर बचेगा, हमारा कल्चर भी बचेगा, हमारी लैंग्वेज भी बचेंगी और हमारी ज़बानों की तरक्की भी होगी। ये बड़ी ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे यहाँ जितनी भी NGOs काम करती हैं, मैं अक्सर NGOs का इंचार्ज भी रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। NGOs के काम बड़े नॉमिनल से होते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, कुछ चीज़ों पर हम बहुत फॉल्ट पर होते हैं, बहुत गलती पर होते हैं। हमारे जो NGOs के लोग हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कैसे आए, दिखाना क्या है, बस दिखावा क्या है। बिल्कुल। अगर आप NGO चला रहे हैं जनाब, आपने क्या किया कि जब अकेडमी इंस्पेक्शन करती है, आप कागज़ ले आए, अपने अखबार की कटिंग भी ले आए, ये भी ले आए, वो भी ले आए, तो हमारे पास कागजी कार्रवाई पैरामीटर वैसे होते हैं। बिल्कुल। हम दे देते आपको, जी दे दो 2 लाख रुपया, 1.5 लाख, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, लेकिन आपने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया होता। हुआ क्या है कि जिन लोगों का कल्चर है, जो मुहाफ़िज़ हैं कल्चर के, जिनको गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट यही तो कर सकती है, गवर्नमेंट आपके लिए इदारे कायम कर सकती है, गवर्नमेंट आपके लिए अकेडमियाँ कायम कर सकती है, गवर्नमेंट आपको NGOs के लिए फंडिंग कर सकती है। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर वो काम वहाँ पर नहीं हुआ होगा, वहाँ तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। एक अगर आपको ही हमने 10 लाख रुपया दे दिया, जी आप लैंग्वेज के लिए कुछ करें, जब आप कागज़ दिखाएंगे, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ होगा और पैसा भी ले लिया, तो गोया यहाँ एक ये बहुत बड़ा ख़तरनाक सिलसिला है जनाब। इस बात की मैंने बड़ी कोशिश की, 2-3-4 साल मैंने देखा, मैं हेड ऑफ़ NGO रहा हूँ, मैं लद्दाख में भी गया इंस्पेक्शन करने के लिए। लद्दाखी ज़बान की बात की, लद्दाखी लोग बड़े अलर्ट देखे, मैंने बहुत अलर्ट देखे अपनी ज़बान को लेकर। वो जितनी भी प्राचीन तारीख़ है लद्दाखी की, वो उन लोगों ने कलेक्ट कर ली है, वो लोगों ने बना ली है। हमारे यहाँ वो सेंस नहीं है काम करने की। हमारे यहाँ सेंस ये है कि कैसे पैसे को ग्रैब किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए और कहाँ से पैसा हथियाया जाए, हम वो तरीके ढूंढते हैं। जब हमारी इंटरेस्ट ही नहीं है, जब हमारा विजन ही नहीं है ज़बानों को लेकर, कल्चर को लेकर, गवर्नमेंट जितनी मर्जी हेल्प करेगी जनाब, जो मर्जी करेगी, तो हमारा फेलियर है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे डोगरी की बात की, जम्मू की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, और उसके बाद अगर दूसरी बड़ी लैंग्वेज है गोजरी में, गोजरी बहुत हमारे यहाँ बोली जाती है। गोजरी पहाड़ी भाषा है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन डोगरी को दुख होता, कहते हो कि हम इसमें सियासत घुसी हुई है। अगर कोई बुरा मानता है तो माने, उसमें कोई दूसरी राय नहीं बिल्कुल है। इसको हमारा था एम 8th शेड्यूल में लाना, वो भी एक सियासी गेम। जिस तरह से 8th शेड्यूल में आया, उस तरह से डोगरी को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। जिस तरह से गोजरी को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। यही रह गया कि आपके जो सरकारी प्रोग्राम है वहाँ पे जाके कर दिए,
गोजरी का कोई प्रोग्राम दे दिया, या दूरदर्शन पे कोई छोटा मोटा इंटरव्यू कर दिया लोग गोजरी का, और हमारे ये जो नए जो यूथ आ रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई एल्बम रिलीज कर रहे हैं, गाने डोगरी के रिलीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ थी, जो हमें शुरुआत करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ अभी भी समय है, शुरुआत करनी चाहिए हमें, कॉलेज स्कूल्स में से शुरुआत करनी चाहिए, वहीं से गोजरी डोगरी अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आ गई है, चलो यूनिवर्सिटी में लेवल पे आ गई है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेस चाहिए ना, हमें शुरुआत चाहिए, हमें अपने घर से शुरुआत चाहिए, अपने स्कूल से शुरुआत चाहिए, अपनी लैंग्वेज को अब तभी संभाल पाएंगे। लेकिन दुख की बात है ये सब कुछ नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? जनाब, ये आपकी बहुत आपके सीने का दर्द मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप ज़बानों को लेकर बहुत अवेयर हैं और कल्चर को भी। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि जो डोगरी का मामला है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये इसमें ख़ास बात जो है कि विद इन अदीबों के देखा मैंने बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़म है, लड़ाइयाँ हैं, और इनको ये खुद जो अब ज़बानों के अगर अदीब यकजा नहीं है तो ये काम कैसे होगा? पहले तो हमें आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत भी है, कंसेंसस, और कोई विजन तभी निकलेगा, डॉक्यूमेंट तभी आप लेके आएंगे जब आप सारे मिल बैठेंगे, जब अक्रॉस में आपस में व्यूज़ एक्सचेंज होंगे, तब कोई एक नया फार्मूला आप सामने लेकर आ सकते हैं कि इस ज़बान के लिए ये किया जाए और इसका ये रास्ता है। विदिन में डोगरी की बात करूँगा आपको। डोगरी के अंदर इस किस्म की तकसीम है कि लोग कोई भी एनजीओ एक दूसरे एनजीओ के साथ कठे मुतफिक नहीं, मतलब एक दूसरे की ज़िद के साथ एनजीओ बनाई हुई हैं। उससे नुकसान अल्टीमेटली किसका होता है? लैंग्वेज का। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? कल्चर का नुकसान होता है। और फिर ये है कि फिर हम जब मिल बैठकर हमें मौका ही नहीं मिलेगा, सदियाँ गुजर जाएंगी, ज़माने गुजर जाएंगे और हम इसी तरह चले जाएंगे दुनिया से, फिर ये क्या सबक दे रहे हैं हम लोगों को, आने वाली नस्लों को क्या बता रहे हैं कि हम क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा हम फील्ड खाली छोड़ रहे हैं। वही मैंने पहले बताया कि हम नॉमिनल काम कर रहे हैं। सरकार ने अभी 2 रिसर्च सेंटर खोले हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, बड़े ज़बरदस्त रिसर्च सेंटर खोले हैं, TRC जम्मू और TRC कश्मीर। ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर जम्मू और ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर कश्मीर, इसमें लोग भी लगा दिए और काम भी चल रहा है। तो अच्छा है, इस बार हम साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, डॉक्टर नीलम सारीन को मिला, बिल्कुल पाकिस्तान कने रूप की वो किताब के लिए मिला है, सतीश वर्मा की, ये अच्छी बात हुई है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर को किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल ये पर्पस ये है कि ज़बान को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी जो ज़बानें हैं, जैसे पंजाबी को डोगरी में लाना है, कोई अच्छी किताब है तो आप कन्वर्ट करें ताकि आपकी ऑडियंस भी पढ़े। डोगरी को कहीं पंजाबी में जाना है, डोगरी को गोजरी में आना है, मैं वो किताब मुझे अच्छा लगेगा, कोई अच्छा पार्ट होगा तो मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा। उर्दू को किसी और ज़बान में जाना है, तो इस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि ये सेंटर कायम हो जाए ताकि ज़बानें जो हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए दूसरी तमाम कम्युनिटी तक पहुँचें। अब वो काम हो गया, लेकिन अब ये है कि सवाल ये कि जनाब हम ढूंढते फिरते हैं, अगर किसी ट्रांसलेटर को ढूंढेंगे तो आपको वो आदमी नहीं मिल पाएगा जो लिटरेचर के साथ इंसाफ कर पाए। अगर आप रामनाथ शास्त्री साहब के कैलिबर का आदमी ढूंढ के मुझे बताओ जो ज़बान के साथ भी इंसाफ करेगा और लैंग्वेज को डाइवर्ट भी करेगा और अच्छे तरीके से लेके वो मुझे बताइए क्या है। आप वेदपाल दीप ढूंढोगे आज की डेट में, वो कहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ राइटर्स का भी एक थोड़ा सा मोरल जो मुझे लगता है, जो एक उनका ना जो राइटिंग स्टेप वो है, जो अंदर की सेंस वो थोड़ी सी वीक है, क्योंकि हमारा राइटर भी अपडेट नहीं है। राइटर को भी अपडेट होने की ज़रूरत है, उसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि राइटर तभी है जब उसका मताला बहुत वसी होगा। मैं अगर गोजरी का स्कॉलर हूँ या उर्दू का स्कॉलर हूँ तो मुझे डोगरी के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं स्कॉलर हूँ। अगर मैं उर्दू का स्कॉलर हूँ तो मुझे संस्कृत के बारे में पता चलना चाहिए कि हमारी रियासत में संस्कृत में क्या काम हुआ है। अगर मैं अंग्रेज़ी का स्कॉलर हूँ तो मुझे डोगरी और मुझे पंजाबी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ जो हमारे लोग हैं, अगर कोई डोगरी का है तो वो डोगरी के अलावा कोई और ज़बान पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा जनाब आपको, उसको दूसरी ज़बान का अलफ बे भी नहीं आएगा। ये नहीं होता है। जब आप अपने आप को स्कॉलर कहलवाएं, जब अपने आप को रिसर्चर कहलवाएं, तो आपका विजन, आपका कलम, आपकी सोच इतनी ब्रॉड हो कि जिस ज़बान पर भी आप हाथ उठाएं, कलम उठाएं और आप इतना अच्छा लिखें, इतना अच्छा बोलें कि दूसरे को मालूम चले यार ये डोगरी का स्कॉलर भी है, ये तो गोजरी का आदमी है, ये तो इंग्लिश भी जानता है, ये तो इंग्लिश का आदमी, ये तो उर्दू भी जानता है। तो ये मैं बड़ी डेफिशिएंसी फील करता हूँ हमारी इस जमुई। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक समय काफ़ी मैंने आपका ले लिया है, क्या इसमें ये नहीं है कि कहीं इनको अपना भविष्य जो है सुरक्षित नजर नहीं आता, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जहाँ तक मैं हुकूमत की बात करूँगा, गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई।
अब भविष्य का जहाँ तक सवाल है, किसी ज़बान के मुस्तकबिल का सवाल है या उसमें किसी का कोई रिस्क की बात हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़बानें सेंट्रल से हैं बाज़ाब्ता। अकेडमी बहुत अच्छा काम जो है वो रोल दे रही। इन दिनों हमारे जो अकेडमी के सेक्रेटरी साहब आए हैं, भरत सिंह साहब, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड आदमी है, ख़ासकर ज़बानों और कल्चर को लेकर। वो चाहते हैं किसी भी एक्सीडेंट पर कोई भी काम ज़बानों का किया जाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ये हमेशा भी रहा है। लेकिन मैं एक ख़ास चीज़ जो आपको कहना चाहता हूँ कि ज़बान को, कल्चर को और सकाफ़त को बचाना पहली ज़िम्मेदारी एक अदीब की है। जी। अगर आपकी राइटिंग, जब अभी आपने एक किताब की तरफ इशारा किया कि इस किताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया, और बहुत से लोगों को मिला भी, हमारे बहुत से लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलते भी हैं। जब आप इतना अच्छा लिखेंगे, पीयरलेस लिखेंगे, लाजवाब लिखेंगे, मैं कहता हूँ फिर हो ही नहीं सकता कि आपको कोई सुने ना। अगर आप इतना अच्छा बोलें, ये हो ही नहीं सकता कि शाहनवाज नाम की चिड़िया कोई भी है या कोई भी आदमी है वो आपको इग्नोर करे। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लिखना और बोलना ये ऐसी ऊपर वाले की तरफ से ऐसी इनायतें हैं, ऐसी नियामतें हैं। अगर ये किसी को मिल जाए तो मिल जाए, फिर वो आदमी अनसुना और अनकहा रह ही नहीं सकता, उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। चाहे गवर्नमेंट के लेवल पर हो, प्राइवेट लेवल पर हो, उसकी बात सुनी जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऊपर वाले ने दी है। अगर अंदर और कलम में ताकत ना हो, कहने की ताकत भी ना हो और लिखने की ताकत भी ना हो, जितनी मर्जी प्रोजेक्शन करें जनाब आप, मैं शाहनवाज को कुछ नहीं आता, मैं बहुत प्रोजेक्शन करूँ अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपने आप को ऑनर भी करवा लूँ, मैं महफिलों में चला भी जाऊँ, मैं सब कुछ कर लूँ, अल्टीमेटली जनाब नाकामी है। वही शुरू से मैंने यही बात कही थी, बुनियाद एक दिखावा हम में रह गया। दिखावा रह गया है। असल में हमारा जो राइटर का असल क्रक्स है, जो असल राइटर का जो चंक है, उसकी मैं कहीं ना कहीं कमी फील कर रहा हूँ हर ज़बान में। क्योंकि जो राइटर चाहिए, लेकिन खुशवंत सिंह ने लिखा है, आप जानते हैं उनका नाम, बात यही को चला गया, उसने लिखा और फिर लिखा, और ऐसा लिखा कि आज भी लोग उसकी किताबें ढूंढ ढूंढ के मार्केट से पढ़ते हैं। एक तरफ लोहे की दुकान होगी, एक तरफ सोने की दुकान होगी, चाहे वो किसी मर्जी कोने में हो, बाजार में ना हो, कहीं कॉर्नर के किसी छोटे से उसमें भी हो, लोग उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल सही, पहुंच जाते हैं। और लोहे की दुकानें लाइन में लगी हूं, पर जितने मर्जी इश्तिहार लगाएं आप, जो मर्जी करें, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात यह है कि हमारी कलम मजबूत हो। दूसरी बात जनाब ये है कि ज़बान के तौर पर हमारा मताला बहुत वसी हो और हमारे कंसेप्ट क्लियर हों कि हमने ज़बानों के लिए करना क्या है। जब अदीब इस लेवल पर क्लियर होगा जनाब, गवर्नमेंट ने तो सारे दरवाजे खुले रखे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, गवर्नमेंट ने बहुत दरवाजे खुले रखे हैं। ये भी आपने सही कहा कि कुदरत की देन है ये सब कुछ, लेकिन उसको आज मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि आप जैसे नौजवान उन्हें पॉलिश करने के लिए मिल जाएं। मुझे लगता है आज तक की जो हमारे दिल के अंदर उदासीनता है इसके लिए, वो शायद आने वाले कल में थोड़ा सा हमें लगे, भविष्य लगे। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, भविष्य भी अच्छा है, सरकार मदद भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर क्यों हम पीछे हैं, इस बात को आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। डॉक्टर साहब बहुत सी बातें हैं आपसे और भी जानने के लिए, समय काफ़ी हो गया, फिर किसी दिन आप फिर तकलीफ देंगे, फिर आपको आमंत्रित करेंगे, उस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।